मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज मैं आपसे एक देश के बहुत ही ज्वलंत विषय पर बात करूंगा, देश के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा और वो विषय है कश्मीर फाइल्स, छावा और उसके बाद अब एक और फिल्म जो आ रही है द केरला स्टोरी के बाद उदयपुर फाइल्स। ये जो उदयपुर फाइल्स है, इस उदयपुर फाइल्स का जिस तरह का विरोध लिब्रांडू और सारे जिहादी, कांग्रेसी, सेकुलर, आतंकी मानसिकता के लोग, पाकिस्तानी जो मानसिकता होती है, वो इस तरह से कर रहे हैं जिस तरह से आज तक पहले कभी नहीं किया गया। मित्रों इससे पहले देश के अंदर बहुत सारी इस तरह की फिल्में रिलीज होती थी, लेकिन जिस तरह का विरोध इस बार हम देख रहे हैं, ऐसा विरोध कि मतलब किसी भी तरह से फिल्म को रिलीज नहीं होने देना है, ये संकल्प कर चुका है पूरा इकोसिस्टम। इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और ये सब वो क्यों कर रहा है, ये सब वो क्यों इसलिए कर रहा है, हम इस सब चीज़ों को पहली बार इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो इकोसिस्टम है, जो कांग्रेसी हैं, जो सेकुलर हैं, जो जिहादी हैं, जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं, जो बम धमाके करने वाले टाइप के लोग जो होते हैं, जो पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं, इस तरह के लोगों के अंदर अब एक बात बिल्कुल घर कर गई है। और वो बात उनके अंदर ये घर कर गई है कि जिस तरह से छावा फिल्म रिलीज हुई और उस छावा फिल्म के रिलीज होने के बाद जिस तरह का एक समाज में जागरूकता फैली, चुनाव पर उसका जिस तरह का असर हुआ, ये सारा जो असर है लोगों के माइंडसेट पर जो असर हुआ, जो लोगों में जागरूकता फैली, सबसे बड़ी बात कि जिस तरह का वो सीन थे जिसमें कि छावा यानी कि भगवान, हमारे लिए तो भगवान के जैसे ही हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की जुबान तक काट ली गई, हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए, तड़पा तड़पा कर मारा गया। ये सारे सीन्स जो दिखाए गए फिल्म में, कहीं ना कहीं इन दृश्यों ने आम जो जनता है उसकी मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है, क्योंकि जनता सच को जान रही है और ये जो इकोसिस्टम है वो ये नहीं चाहता कि जनता सच को जाने। और इसीलिए अब उसने ये अपनी कमर कस ली है कि किसी भी तरह से उदयपुर फाइल्स को रिलीज नहीं होने देना है। जबकि ये जो उदयपुर फाइल फिल्म है, इसके अंदर सेकुलरिज्म को घुसेड़ा गया है, इसके अंदर जानबूझ करके ऐसे मुस्लिम फिक्शनल कैरेक्टर घुसेड़े गए हैं जो कि ये दिखाया गया है कि ये तो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े उदार होते हैं, बड़े सेकुलर टाइप के होते हैं। ये सब इसमें डालने के बावजूद भी इस फिल्म को कपिल सिब्बल एंड कंपनी, पूरा इकोसिस्टम रिलीज नहीं होने दे रहा है। आज मैं आपको बताऊं कि ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, इन स्थितियों पर किसी भी एक हिंदू को दुख होना चाहिए, उसको एक तकलीफ होनी चाहिए कि आखिर गर्दन भी उसी की कट रही है। और उससे ये भी कहा जा रहा है कि तुमको चीखना भी नहीं है, तुमको चिल्लाना भी नहीं है, तुमको दुनिया को ये बताना भी नहीं है कि तुम्हारी गर्दन काटी गई। एक घटना ऐसी नहीं है, ऐसी कितनी घटनाएं, कमलेश तिवारी की घटना हो गई, कन्हैया लाल की घटना हो गई, नूपुर शर्मा आज भी अपने घर में ही बंद है, नज़रबंद समझ लो है, बाहर निकल सकती नहीं है। और कितनी घटनाएं, उमेश कोले का नाम आता है, कितनी घटनाएं आती हैं, कितनी घटनाएं इस तरह की हुई। यानी ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं तुम्हारी गर्दन भी कटती रहेगी, तुमको चीखने भी नहीं देंगे, तुम्हें दुनिया को बताने भी नहीं देंगे कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हो रहा है। और आप सोचिए कि जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों में ये कितना बड़ा मुद्दा, कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा था। राजस्थान के अंदर मेवाड़, उदयपुर, जहां पर कि ये सारा कुछ घटना हुई कन्हैया लाल के साथ में, जो पूरा मेवाड़ रीजन है, उस पूरे मेवाड़ रीजन में जितनी भी सीटें थीं, लगभग बीजेपी ने सभी सीटें जीती वहां पर, पूरा क्लीन स्वीप किया। क्योंकि ये जो मुद्दा था कन्हैया लाल की हत्या का, ये मुद्दा एक वहां पर बहुत बड़ा इमोशनल इशू था। याद कीजिए जब चुनाव चल रहे थे तो कन्हैया लाल के नाम पर कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी ने वोट मांगा था, कितनी बार उन्होंने बात कही थी। जब चुनाव आते हैं तो ये सब जितने बीजेपी के लीडर्स हैं, ये सब अगर आज चुनाव हो रहे होते ना, तो अब तक उदयपुर फाइल्स जो है वो हर देश के बीजेपी के राजनेता की जुबान पर होता, उनकी स्पीच के पहले लाइन में होता। लेकिन चूंकि आज चुनाव नहीं है, अभी कहीं चुनाव की बात उस तरह से नहीं है, तो कहीं पे आप कन्हैया लाल का कोई जिक्र नहीं है, कहीं पे आप कोई उदयपुर फाइल्स का जिक्र नहीं है। गिरिराज सिंह कहाँ है, हमेशा बड़े बड़े बयान दिया करते थे, आज क्यों नहीं बोल रहे, क्यों खामोश हैं? मैं पूछ रहा हूं कि हमारा जो ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, ये आखिर क्या देख रहे हैं, क्या कर रही है? सूचना प्रसारण मंत्रालय आप देख रहे हैं, एक फिल्म को रिलीज होने नहीं दिया जा रहा, आपकी क्या भूमिका है? कानून मंत्रालय की क्या भूमिका है?
बिल्कुल खुले तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटा जा रहा है। आप देखिए आप, और वो फिल्म, आप सबसे बड़ी बात यह है कि अश्विनी वैष्णव से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जिस सेंसर बोर्ड का निर्माण किया है वो आखिर किस लिए है? आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं फिल्म के साथ में? आपने एक उदयपुर फाइल फिल्म में 55 कट लगवाए हैं। किस लिए 55 कट लगवाए हैं भाई? कौन से 55 कट, क्यों लगवाए आपने 55 कट उसमें? क्या आप सरकार, बीजेपी की सरकार में, आप भारत सरकार के सेंसर बोर्ड है, मोदी सरकार चल रही, किसके सेंसर बोर्ड है आप? क्यों आप सच नहीं दिखाएंगे? कौन सी आप जो है एसी कमरों में कॉफी और चाय पी के आप कौन से सीन देख के कट लगा रहे हैं? आप क्यों कट लगा रहे हैं? आप एक फिल्म होती है उसमें कुछ 4 कट लगाता है, 5 कट लगाता है, 55 कट। फिल्म बनाने का फायदा क्या हुआ फिर? और फिल्म में क्या आप कट कर रहे हो, ये भी जरा सोचो। आप फिल्म में कट क्या कर रहे हो? जो पूरी फिल्म का बेस है सच्ची घटना, नूपुर शर्मा की घटना, जिसको कि उसमें नूतन शर्मा दिखाया गया है, जिनको कि उसमें नूतन शर्मा कहा गया है, सबको पता है कि नूपुर शर्मा ने क्या बयान दिया था। आपने उस सीन को कट कर दिया, उस सीन को आपने फ्रीज कर दिया। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप जहां पर नूपुर शर्मा ने या नूतन शर्मा जिनको कहा गया है, उन्होंने अगर वहां पे जो बात कही, आप उस बात को बीप कर सकते हैं, आप उस बात को बीप, लेकिन क्या आप पूरे उस सीन को उड़ा देंगे? ऐसा होता है क्या? क्या फिल्म का पूरा बेस खत्म कर देंगे क्या? ये अब सबसे बड़ी तकलीफ किस बात की है कि उसमें ये सीन भी दिखाया गया, क्योंकि सारा मुद्दा ये उठा क्यों, कन्हैयालाल की हत्या हुई क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञानवापी का भी एक मुद्दा आता है। जो ज्ञानवापी के मुद्दे में जो सर्वे हो रहा था, याद कीजिए, जब विष्णु शंकर जैन ने कहा कि बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, यानी कि जो शिवलिंग मिला था काशी के अंदर, वाराणसी के अंदर ज्ञानवापी की कथित मस्जिद से जो शिवलिंग प्राप्त हुआ था, उस शिवलिंग की प्राप्त होने की जो घटना है, चूंकि वो इस फिल्म के अंदर डॉक्यूमेंटेड दिखाई जा रही थी, इससे भी बहुत तकलीफ हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से, एक सवाल नहीं कितने सवाल हैं, आखिर ज्ञानवापी के मुद्दे पर याचिका आज भी ऐसे ही पेंडिंग पड़ी हुई है। आप बताइए, आज 2-2.5 साल हो गए लगभग। आखिर वो शिवलिंग है कि क्या है? हम तो कहते हैं शिवलिंग है, वो कहते हैं फव्वारा है। अब तक जांच क्यों नहीं हुई? फैसला कब आएगा? क्यों आप सब केस दबा के बैठे रहते हो? कब न्याय मिलेगा जनता को? जनता को कोई न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? और इसी तरह से जो कांवड़ियों वाला केस है, आज आप सोचिए, पिछले साल कांवड़ियों वाला मुद्दा उठा था, जिसमें कि वो कहा था कि बोर्ड पर नाम लिखो अपना कि तुम्हारा असली नाम क्या है। और आज 1 साल पूरा बीत गया। 1 साल पूरा बीतने के बाद आज भी वही की वही स्थिति है, आज भी न्याय नहीं मिला, आज भी कांवड़ियों ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। और ये एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं खुद एक शाकाहारी व्यक्ति हूँ, वेजिटेरियन व्यक्ति हूँ। मैं अभी आज से 2-3 महीने पहले उत्तराखंड गया था, देहरादून। वहाँ पे मैं एक होटल में ठहरा, होटल का नाम पूरा हिंदू था। हम अंदर चले गए, जब हमने वहाँ पे लिस्ट देखी खाने पीने की, तो उसमें सब मुस्लिम, मतलब सारे उसमें कबाब फबाब, क्या नॉनवेज था उसमें। हमने बुलाकर पूछा तो भाई इसमें तो नॉनवेज है। बाद में पता किया, बाहर निकले, बताया भैया नाम हिंदू रखा है, ढाबा ये इसका मालिक मुसलमान है। हमको दिक्कत हुई, हम वहाँ से, क्योंकि हमने कहा कि भाई ये खाने पीने की सफाई रखेंगे ही नहीं। उसने, बगल वाले उसके पड़ोसी ने कहा कि भैया ये क्यों रखेंगे अलग, ये खाना अलग अलग क्यों बनाएंगे? तो हमें विश्वास नहीं है, हम नहीं खा सकते, हमारा अधिकार है। हमने इसके बाद हमने पूरा होटल खाली किया, हम कहीं और गए। तो सवाल ये उठता है कि सबको परेशानी होती है, सबको दिक्कत होती है, सिर्फ कांवड़ियों का प्रश्न नहीं है। तो ये इसका न्याय कब मिलेगा? इसका न्याय कब मिलेगा? तो इसी तरह से ये सिर्फ ये जो पूरी जो सुप्रीम कोर्ट है, ये कहीं ना कहीं ये एक, इसका जो रवैया है वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और लगातार हर बार जितना भी इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, उन सभी मुद्दों में अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ा दोष जो है वो जुडिशरी का सिर्फ दोष अकेले नहीं है। इसमें दोष कहीं ना कहीं हमारी भारत सरकार का भी है, जो कि इसको नियंत्रित नहीं कर रही है। इकोसिस्टम अपना खेल खेल रहा है और इसको नियंत्रित क्यों नहीं किया जा रहा है? मेरा ये कहना है कि पूरे मेवाड़ रीजन के अंदर इतनी बड़ी बीजेपी की लहर चली इस मुद्दे की वजह से, और आज राजस्थान की सरकार आखिर क्यों खामोश है? राजस्थान में इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बना, ये पूरा मुद्दा, आज क्यों खामोश है वो? और सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस पर न्याय कब मिलेगा? आखिर इस पर इंसाफ कब होगा? आखिर जो कन्हैयालाल के जो हत्यारे हैं वो तो आज भी जिंदा हैं, वो क्यों भाई? 1 साल 2 साल में इंसाफ मिलना चाहिए। आज कितने समय हो गया, कमलेश तिवारी के हत्यारे जिंदा हैं, उनको क्या इंसाफ मिला? अगर आप इस पे इंसाफ नहीं दे करके, आप इनको मौत की सजा नहीं दे, ठीक है तुमने मार दिया, अब तुमको भी तो सजा मिलनी चाहिए।
लेकिन अगर आप इस पर इनको मौत की सज़ा नहीं देंगे, इनको फांसी नहीं देंगे, अगर इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कि जो जुडिशरी है वो सीधे सीधे एक तरह से प्रोत्साहन दे रही है इन जिहादियों को। और मैं तो फिल्म के जो निर्माता हैं, भरत जी नाम उनका है, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, पहले तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट गए थे वो। और नहीं, दरअसल हुआ ये कि जो फिल्म रिलीज जब हो रही थी तो जमीयत ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर एक याचिका लगा दी और कहा कि ये फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इस फिल्म को वहाँ पे स्टे कर दिया गया। अब जो भरत जी थे इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उन लोगों ने इसका सब मार्केटिंग कर दी, इसका पूरा पैसा दे दिया, और 2 दिन पहले सब कुछ जो होता है एक सिनेमा हॉल में जाने के लिए सब चीज़ें उन्होंने कर दिया। अब वो सब चीज़ें लेट हो रही हैं, उनको नुकसान हो रहा है, उनको करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ा डर इस बात का है कहीं अगर ये फिल्म लीक हो गई तब तो सारी क्रिएटिविटी धरी की धरी रह जाएगी, उनकी सारी मेहनत पर एकदम पूरा पानी ही फिर जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आखिर ये सब हिंदुओं को क्यों सहना पड़ रहा है अपने देश के अंदर? क्या सच नहीं बोल सकते क्या? क्या सच दिखा नहीं सकते क्या? सच अगर कड़वा है तो वो भी तो बोलना पड़ेगा ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो जज साहब है वो क्या कह रहे हैं, सूर्यकांत जी क्या कह रहे हैं? जज साहब कह रहे हैं नहीं, अगर ये फिल्म रिलीज होगी तो देश में आग लग जाएगी। ये जज साहब कह रहे हैं। जज साहब का काम क्या ये देखना है कि देश में आग लग रही है? जज साहब का काम न्याय करना है, जज साहब का काम फैसला देना है, जज साहब का काम संविधान के अनुकूल फैसला देना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अनुकूल फैसला देना है। वो भी तब जब इस फिल्म में फिक्शनल सेकुलर मुस्लिम्स कैरेक्टर को घुसेड़ा गया, तब ये हाल है। मेरा सीधे सीधे ये कहना है कि न्याय व्यवस्था को संभालने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, और प्रशासनिक काम क्या है कि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप ये कह के खारिज कर दो कि नहीं देश में आग लग जाएगी, ये हो जाएगा। ये सब काल्पनिक बातें हैं, ये सब काल्पनिक बातें हैं। देश के अंदर आग लग जाएगी, कौन देश में आग लगा देगा? क्या ऐसा इसमें बोल दिया गया बताइए? एक रिजवान अहमद जी हैं, सैयद रिजवान अहमद, जो कि इस फिल्म को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल के खिलाफ खड़े हुए हैं। वो खुद भी एक मुसलमान है। वो कह रहे हैं कि हम क्यों कन्हैयालाल के हत्यारों के साथ खड़े हो जाएं? इस फिल्म का विरोध करना कन्हैयालाल के हत्यारों के साथ में खड़े होना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कन्हैयालाल के हत्यारे आज भी सांस ले रहे हैं तो फिर ये पूरी जुडिशरी के मुंह पर एक कालिक है। फिर तो यार सही है, कोई जिसका जो मना है वो करे। जब कोई न्याय नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, जाए जिसके मना है गर्दन काट दे, आराम से जेल काट ले, कोई बात नहीं। वहां भी खाना मिल ही रहा है, सरकार सब देती है, वहां पे मिलने भी देती है, अपने परिवार वालों को सब सुविधाएं देती है, टिफिन भी आ जाता है। तो समस्या किस बात की है? कोई भी जाए कत्ल करे चला जाए जेल में, आप सजा देंगे नहीं उसको। आपने कोई न्याय व्यवस्था कायम नहीं कर पा रहे आप। तो ये सब स्थितियां यहाँ पर पूरी तरह बनी हुई हैं। मैंने काफ़ी पॉइंट्स को नोट किया था और उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे आपसे बताया है। एक बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि एनआईए इस केस की जांच कर रहा है, और एनआईए ने इसमें निज़ाम को छोड़ दिया, नाजिम को छोड़ दिया, जो कि नाजिम वो शख्स है जिसने सबसे पहले कन्हैयालाल के खिलाफ केस दर्ज किया था। कि क्यों उसको छोड़ा गया, क्यों उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले? ऐसा कैसे हो सकता है? जिस आदमी ने शुरुआत की, जिस आदमी की वजह से पूरा मामला फैला, उस नाजिम के ऊपर तो केस लगना चाहिए था। आखिर वो कैसे बच गया? उनका जो बेटा है कन्हैयालाल का, वो आज भी नंगे पैर है। कब तक वो नंगे पैर रहेगा? आप कब? उनके बच्चे जो हैं वो आज भी, उनको 2 गार्ड मिले हुए हैं, और वो 300 किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं सुनवाई करने के लिए, फिर चले जाते हैं कि जज ही नहीं है साहब, वो तो जज साहब ही नहीं है। कब तक ये होता है? ऐसी शिकायतें आ रही हैं, उनके बच्चे ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं कन्हैयालाल के, जो बातें यहाँ पे सामने आ रही हैं। और कुछ हमने ऐसी भी खबरें सुनी हैं कि टीवी डिबेट्स के ऊपर कुछ मुसलमान आते हैं, कहते हैं कि भाई कन्हैयालाल को तो परिवार को 1 करोड़ रुपया मिल गया, जॉब मिल गई, अब उनको ये केस छोड़ देना चाहिए। इससे ज़्यादा बेहूदी बात और क्या हो सकती है? तो मित्रों, ये सारी की सारी स्थितियां हैं। लगभग सारे पॉइंट जो लिखे थे मैंने वो कवर हो चुके हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कृपया भारत सरकार को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, और अश्विनी वैष्णव को भी एक्टिव होना पड़ेगा, कानून मंत्री को भी एक्टिव होना पड़ेगा। और इस तरह का जो दबंगई चल रही है, दबाव जो डाला जा रहा है देश के ऊपर, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये देश की जनता के साथ न्याय बिल्कुल भी नहीं है, और कन्हैयालाल जी के साथ तो न्याय बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।